हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 4 जिसकी बुक हिंदी सुमन। उसका आकलन 2 जो है वो आज हम समझेंगे और इसके जो सभी अपने प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर भी निकालेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने आकलन को और प्रश्नों को और समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है मौखिक अभिव्यक्ति का, जिसमें चित्र को देखकर इसका अपने शब्दों में वर्णन करना है। एक चित्र दे रखा है अपन को, आप बुक में भी देख पा रहे हो। तो चित्र को अपन को देखना है और चित्र में क्या दे रखा है वो उसका हमें वर्णन दे रखा है। इस चित्र में एक घोड़ा है, एक हाथी है और कुछ बच्चे हैं। ठीक है, और कुछ लोग भी है जो नाच रहे हैं घेरा बनाकर। ठीक है, और आप वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं कि इस चित्र में बच्चे, जानवर और दो पारंपरिक वेशभूषा वाले पात्र एक साथ गोल घेरा बनाकर नाचते कूदते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम सब ने चित्र में यही देखा कि चित्र में बच्चे हैं, जानवर है और कुछ पारंपरिक वेशभूषा वाले लोग हैं जो एक गोल घेरा बना रखा है और नाच रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा कैमरे को सही कर देता हूँ। और कुछ बच्चे हाथ पकड़े घूम रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और एक बच्चा घोड़े के साथ खेलता हुआ दिख रहा है और एक बच्चा जो है वो घोड़े के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है अपन को। और पास में एक छोटा हाथी जो है वो भी नाच रहा है, कूद रहा है, खुशी से नाच रहा है। चित्र का माहौल पूरी तरह से उत्सव जैसा है। देखिए चित्र को देख के हमें ये लग रहा है, हमें ये मालूम पड़ता है कि चित्र में उत्सव मना रहे हैं, सभी खुशी से नाच रहे हैं। ठीक है, और सबके चेहरे पर उत्साह, ऊर्जा और आनंद साफ दिखाई दे रहा है। यह दृश्य दोस्ती, मेलजोल और मिल कर खुश रहने की भावना को स्पष्ट करता है। और हमें इस चित्र से ये भी मालूम पड़ता है कि दोस्ती, मेलजोल और मिलकर खुश रहने की ये चित्र भावना स्पष्ट करता है। अब आगे देखते हैं, नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, इसे पढ़ो और बताओ। अब हमको एक विज्ञापन दे रखा है। ठीक है, विज्ञापन यानी हम टीवी में देखते हैं ऐड, एक ऐड दे रखी है। तो विज्ञापन को पहले पढ़ना है अपन को। 1 अरब लोगों के लिए 1 अरब पेड़। ठीक है, भारत के पेड़ों की 2000 से अधिक प्रजातियां, भारत में पेड़ों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। ठीक है, एक टपकते नल से एक दिन में 72 लीटर जल का अपव्यय हो सकता है। पानी की बचत करें, बिजली की बचत करें, उपयोग न होने पर स्विच को बंद कर देना चाहिए। ये हम सबको मालूम है। हमें पानी की, वृक्षों की और प्रकृति की और बिजली की भी, ठीक है, हमें हमेशा उनकी बचत करनी चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। पेड़-पौधों की देखभाल करनी चाहिए, जल की और बिजली की बचत करनी चाहिए। और कचरे को हटाएँ, पुनः प्रयोग में लाएँ, कचरे की मात्रा में कमी लाएँ। यानी कि कचरे का एक तो उत्पादन कम करें और कचरे को अलग-अलग स्थान, यानी कि अलग-अलग कचरा पात्रों में डालें। यानी कि गीला कचरा अलग डिब्बे में और सूखा कचरा जो है वो अलग डिब्बे में, ताकि उसका वापस से उपयोग में लिया जा सके। यानी कि जब वो रिसाइकिल होता है तब उसको अच्छे से उपयोग में लिया जा सके। या तब यानी कि गीला और सूखा कचरा अगर एक साथ होगा तो उसको रिसाइकिल करने में थोड़ी कठिनाई आती है। आगे क्या है, प्रत्येक भारतीय एक दिन में औसतन 100 से 50 ग्राम कचरा उत्पन्न करता है। प्रत्येक भारतीय का औसत क्या है? प्रत्येक भारतीय 100 से 50 100 से 500 ग्राम तक कचरा उत्पन्न करता है एक दिन में। ठीक है? और अपने त्योहारों के दौरान वायु, जल, मृदा एवं जीवों पर फैले प्रभाव को कम करें, पर्यावरण के अनुकूल बने, यानी कि पर्यावरण मित्र बने। अपन सबको पर्यावरण का ध्यान रखना है, इसमें हमको यह दर्शाया गया है विज्ञापन में। अब एक प्रश्न दे रखे हैं इनके नीचे, ठीक है, इस विज्ञापन से मिलते-जुलते। ये विज्ञापन किसके बारे में? ये विज्ञापन किसके बारे में अपन को दे रखा है? ये विज्ञापन अपन को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण मित्र बनने के बारे में दे रखा है। यानी कि अपन को पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और पर्यावरण मित्र यानी कि पर्यावरण का साथी बने रहने की, यानी कि पर्यावरण की अच्छे से देखभाल करनी है और उसकी सुरक्षा करनी है। इसके बारे में हमको ये विज्ञापन दे रखा है।
विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने, आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? यानी कि विज्ञापन में अपन को एक लाइन दे रखी है कि हमको पर्यावरण मित्र बनना है और हम पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? पानी और बिजली की बचत करना, ठीक है? हमको पानी की और बिजली की बचत करनी चाहिए, कचरा अलग-अलग डालना और कम मात्रा में उत्पन्न करना, पेड़-पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस प्रकार से हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं, ठीक है? तो हम किस प्रकार से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं कि एक तो बिजली की बचत करके, ठीक है? अलग-अलग कचरे को अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डस्टबिन में या फिर कहें तो कचरा पात्र में डालना और कचरे का कम से कम उत्पादन करना और पेड़-पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अच्छे से, ठीक है? आप पेड़-पौधों की देखभाल के लिए क्या-क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताइए। आप लोग पेड़-पौधों की देखभाल के लिए क्या-क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताने हैं। पहला, नियमित रूप से उनको पानी देंगे, ठीक है? पानी देने से पेड़-पौधे बड़े होते हैं और पौधों को जानवरों और धूप से बचाने के लिए उनको उनकी सुरक्षा के लिए कोई जाली वगैरह लगाएँगे ताकि वो एक तो धूप से बच सके और एक जानवरों से। समय-समय पर खाद और मिट्टी डालकर पौधा मजबूत बनाएँगे, ठीक है? समय-समय पर खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे ताकि वो पौधा जो है वो मजबूत हो सके। और नीचे लिखी कौन-सी बात विज्ञापन में नहीं है, उस पर गलत का निशान लगाओ। नीचे कुछ बातें लिखी है वो इनमें से एक बात जो है वो विज्ञापन में नहीं दे रखी है, उसके ऊपर हमें टिक लगाना है, ठीक है? तो पहला दे रखा है कि पेड़-पौधे लगाएँ, ठीक है? दूसरा है कि पानी की बचत करें, तीसरा पैसों की बचत करें और चौथा जो है वो बिजली की बचत करें। इसमें ये जो पैसों की बचत है, ये हमें उस विज्ञापन में नहीं दे रखा है, तो इसके आगे ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है? यानी कि गलत का चिन्ह लगाना है। अब आगे देखते हैं। ये चिट्ठी पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें एक चिट्ठी यानी कि एक लेटर या फिर कहें तो एप्लीकेशन दे रखी है और वो हमको पढ़नी है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनका हमें इसके अनुसार उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रिय किसान भाई नमस्ते, ठीक है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये चिट्ठी जो है वो किसान भाई को लिखी गई है, यानी कि किसान को लिखी गई है। तो उसमें लिखा है कि मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है। किसान को ये लिखा है कि मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है। एक शुक्रिया के लिए, दूसरी शिकायत के लिए। यानी कि कोई जो है वो चिट्ठी लिख रहा है और किसान भाई को लिख रहा है, तो उसने किसान भाई को 2 बातें कहने के लिए चिट्ठी लिखी है कि एक तो शुक्रिया कहना है और एक शिकायत भी करनी है, ठीक है? शुक्रिया किस लिए? क्योंकि शुक्रिया खेत में बीजू के खड़े करने के लिए। यहाँ शानदार चीज़ें बैठने के लिए इससे शानदार जगह शायद ही मिलेगी। ठीक है? अपने चारों तरफ सब दिखता है, आपके बिजुके के सिर पर अक्सर बैठती हूँ। यानी कि ये एक नन्ही चिड़िया द्वारा चिट्ठी लिखी गई है किसान को, ये शुक्रिया कहने के लिए कि जो बिजुका खड़ा करते हैं, यानी कि जानवरों को डराने के लिए, ठीक है? एक बिजुका खड़ा किया जाता है, एक ऐसे भूत टाइप, भूत के जैसा दिखता है, ऐसे खड़ा रहता है, हाथ ऐसे फैलाए, उसके सर पे एक मटकी होती है। वो खड़ा करने के लिए शुक्रिया कहती है कि वो हमें बैठने के लिए यानी चिड़िया बोल रही है कि वो हमारे बैठने के लिए बहुत ही शानदार जगह है, इससे अच्छी जगह और नहीं मिल सकती। इसके लिए शुक्रिया। अब शिकायत की बात भई, तो शिकायत भी सुन लो। पिछले दिन मैंने अपने चने की इल्ली खाई थी, ठीक है? चना खाया था, ठीक है? खाते ही पेट दुखने लगा। जैसे ही चना खाया, चने की इल्ली खाई, खाते ही पेट दुखने लगा, आँखों के आगे अंधेरा छा गया, पंख बेजान से हो गए। यानी कि पंख बेजान से हो गई, बड़ी मुश्किल से नहर तक पहुँची, पानी पिया और देर तक बदहवास बैठी रही। बहुत देर बाद जान में जान आई, इल्ली तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, अब क्या हो गया? बहुत देर बाद जान में जान आई, इल्ली तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, अब क्या हो गया पता नहीं। कहीं हम इसी कारण कम तो नहीं होते जा रहे, आप भी तो यही खाते होंगे। ठीक है? चिड़िया बोल रही कहीं हम इसी कारण से कम तो नहीं हो गए, यानी कि इसके ऊपर भाई कोई कीटनाशक या फिर कोई भी दवाई वगैरह है जिससे हमारी तबीयत खराब हो गई। ज़रा बचकर रहना, भले चंगे रहोगे तो एक दिन हवाई जहाज़ में भी ज़रूर बैठोगे। चिड़िया बोल रही है, भले चंगे अगर रहोगे, ज़रा बचकर कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। अगर आप स्वस्थ रहे तो कभी हवाई जहाज़ में भी बैठोगे और हमारी तरह उड़ पाओगे। ठीक है? बताओ ये चिट्ठी किसने किसको लिखी? अब प्रश्न का आगे, अब ये चिट्ठी किसने किसको लिखी?
चिट्ठी में हमने पढ़ा कि ये चिट्ठी जो है वो नन्ही चिड़िया ने लिखी और किसान को लिखी। ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि सोचो खेत में बिज्जू का क्यों खड़ा करते होंगे? सोच के बताना है कि बिज्जू का क्यों खड़ा करते हैं? कि पक्षियों को फसल से दूर रखने और खेत को नुकसान से बचाने के लिए बिज्जू का खड़ा किया जाता है। ठीक है? ये हम सबको मालूम है कि बिज्जू का क्यों खड़ा किया जाता है कि एक तो फसल जो है पक्षियों को फसल से दूर रखने और खेत को नुकसान से बचाने के लिए बिज्जू को वहाँ पे लगाया जाता है। और तीसरा है चने की इल्ली खाने से चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो चने की इल्ली चिड़िया ने खाई तो उसके पेट में दर्द होने लग गया, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि चने की इल्ली पर दवा या कीटनाशक छिड़का होगा, ठीक है? जिससे वह जहरीली हो गई, उसे खाने से बीमार हो गई और उसे खाने से चिड़िया जो है वो बीमार हो गई। हो सकता है भई उस पे कोई दवा हो या फिर कोई कीटनाशक ऐसे जहरीला छिड़काव किया हो, ठीक है? उस पे ज़हर लगा हो, जिसके कारण भी वो बीमार हो सकती है। अब आगे सोचो और लिखो, इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो मेरा गाँव कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। हमने जब लास्ट टाइम अध्याय पढ़ा था मेरा गाँव, ठीक है? उसकी उस कविता का सार अपने शब्दों में अपन को बताना है। तो कविता का क्या सार है कि कविता में अपने यानी कि गाँव की बात हो रखी है कि कवि अपने गाँव की सादगी, सुंदरता और शांत वातावरण का साफ चित्र देता है, ठीक है? कवि अपने गाँव की सादगी, सुंदरता और शांत वातावरण का साफ चित्र देता है और गाँव की हवा, खेत, पेड़ और तालाब, पशु-पक्षी, वहाँ के लोगों का भोला स्वभाव सब मिलकर एक जैसा माहौल बनाते हैं जिसमें अपनापन और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों महसूस होते हैं। ठीक है? तो कवि इस अध्याय में अपने गाँव की सुंदरता के बारे में, उसकी शांत वातावरण और सादगी इसके बारे में बताता है। ठीक है? आगे यह कविता बताती है कि गाँव में जीवन भले ही सरल हो, गाँव में भले ही जीवन सरल हो, लेकिन वहाँ की शांति, खुशी, प्रकृति से जुड़ाव शहर की भड़बड़ से कहीं ज़्यादा सच्चा होता है। यानी कि शहर में जो भड़बड़ दिन है, कुछ न कुछ आवाज़ आती है, उसमें वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से शहर से तो बहुत ज़्यादा गाँव की हवा है। ठीक है? गाँव में रहने का अलग ही मज़ा है वैसे। ठीक है? गाँव की मिट्टी, मेहनतकश लोग और प्रकृति इन्हीं चीज़ों से गाँव की पहचान बनती है। गाँव के लोगों से, गाँव की मिट्टी से, ठीक है? और यहाँ की प्रकृति से, इन्हीं चीज़ों से जो है वो इन्हीं गाँव की पहचान अच्छी बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पटुओं की हवेलियाँ कहाँ पर है? इनकी विशेषताएँ भी लिखो। पटुओं की जो हवेलियाँ हैं, वो कहाँ पर स्थित है और हमको इनकी विशेषता भी लिखनी है। हमने अध्याय में पढ़ा था जैसलमेर की यात्रा, ठीक है? तो उस अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि पटुओं की हवेलियाँ कहाँ पर है, इनकी विशेषताएँ लिखनी है। तो पटुओं की हवेलियाँ राजस्थान की जो जैसलमेर है, राजस्थान राज्य, ठीक है? उसमें जो जैसलमेर ज़िला है, वहाँ पे पटुओं की जो हवेलियाँ हैं वो मौजूद है। आप कभी घूमने गए हो तो आपने देखी भी होगी, अगर नहीं गए हो तो आप जाकर ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है। तो इनकी विशेषताएँ क्या है कि ये हवेलियाँ पीले पत्थर जैसलमेर स्टोन से बनी है। ये जैसलमेर का जो पत्थर है वो पीले कलर का आता है। उस पत्थर से बनी है, जिन पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है, यानी कि जिन पर बहुत ही ज़्यादा बारीक नक्काशी की गई है। यानी कि बहुत ही बारीकी से उस पे कार्य किया गया है। 5 अलग-अलग हवेलियाँ मिलकर एक बड़ा समूह बनाती है, ठीक है? 5 अलग-अलग हवेलियाँ जो है वो मिलकर एक बड़ा समूह बनाती है, ठीक है? और इसकी ख़ास बात क्या है कि खिड़कियों, झरोखों और बालकनियों पर की गई कारीगरी बेहद जटिल और आकर्षक है। खिड़कियों पे, झरोखों और बालकनियों पर जो की गई बारीक कारीगरी है वो बहुत ही जटिल और आकर्षक है। यानी कि इन हवेलियों में जो बारीकी से जो कार्य किया गया है, इन पे जो कलाएँ बनाई गई है, इन पे मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ इतनी बारीकी से और इतना शानदार बनाया गया है कि वो एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है और अंदर के कमरों में काँच, रंगीन दीवारें और पुराने चित्र को और खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है? और ये हवेलियाँ राजस्थान की वैभव, कला और शिल्प कौशल का सशक्त उदाहरण है। यानी कि ये हवेलियाँ ये दर्शाती है कि राजस्थान का जो वैभव है, राजस्थान की जो कला है, उन सबको ये हवेलियाँ दर्शाती है। ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बोलने वाली माँद कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
बोलने वाली मांद एक कहानी है, ठीक है? हमने अध्याय पढ़ा था बोलने वाली मांद, उसमें शेर और लोमड़ी की कहानी दे रखी थी। तो इसमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से ये स्पष्ट मिलता है कि डर और घबराहट से जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये हमने उस अध्याय में भी पढ़ा था कि डर और घबराहट से हमें कभी भी जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्थिति को समझकर सोच विचार करके काम करना ही समझदारी का काम है, ठीक है? और कहानी यह भी बताती है कि अफवाह, कल्पना या गलत अंदाज पर भरोसा करने से नुकसान होता है, इसलिए किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी चाहिए, ठीक है? अब आगे प्रश्न है कि मनीष की रणथंभौर यात्रा को अपने शब्दों में लिखो। रणथंभौर यात्रा हमने पढ़ी थी, ठीक है? अब उस अध्याय में मनीष की जो रणथंभौर यात्रा थी, वो अपने शब्दों में बताना है। हमने ये पढ़ा था कि मनीष अपने परिवार के साथ रणथंभौर घूमने गया था। वहाँ पहुँचकर उसने घने जंगल देखे, पुराने किले और अलग-अलग प्रकार के वन्य जीव भी देखे, ठीक है? ये हमने अध्याय में पढ़ भी रखा है। सफारी के दौरान उसने हिरण, नीलगाय, बंदर और कई पक्षियों को पास से देखा था उसने। सबसे ज़्यादा उत्साह उसे तब हुआ जब जीप ड्राइवर ने बताया कि पास में बाघ के पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्साह उसको कब हुआ? जब उसने देखा कि पास के ही कि जीप ड्राइवर ने बताया कि पास में बाघ के पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से अभी भी बाघ गुजरा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि जंगल का शांत माहौल। अगला प्रश्न नहीं, अभी इसका उत्तर जारी है। शांत माहौल, ऊँचे-ऊँचे पेड़ और दूर तक फैली हरियाली देखकर मनीष को बहुत ही अच्छा लगा। रणथंभौर यात्रा में ये भी शामिल था और यात्रा उसे प्रकृति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की महत्ता को समझाई। रणथंभौर की ये यात्रा मनीष के लिए यादगार बन गई, ठीक है? और ये हमने जब ये अध्याय पढ़ा था तब भी अच्छे से समझा था और एक बार फिर से अच्छे से समझ लिया है कि मनीष की रणथंभौर यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? उसे क्यों मज़ा आया, किस-किस चीज़ में मज़ा आया, ठीक है? बोलने वाली मान कहानी में आपको सबसे अच्छा पात्र कौन-सा लगा? यानी कि कौन-सा पात्र जो था वो आपको पसंद आया और वो क्यों आया पसंद, कितना? तो देखते हैं, मुझे बोलने वाली मान कहानी में लोमड़ी का पात्र सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि अधिक क्योंकि वो घबराई नहीं एक लोमड़ी, बाकी जानवरों की तरह डर कर भागी भी नहीं। उसने समझदारी से स्थिति को परखा और चालाकी से बाँध की बोलने वाली सच्चाई पता कर ली। ये पात्र सिखाता है कि समस्या में दिमाग शांत रखकर सोचना ही असली बुद्धिमानी है, ठीक है? और ये पात्र हमें क्या सिखाता है कि कोई भी हमारे सामने संकट हो, कोई भी परेशानी हो, हमें शांत दिमाग रख के शांति से उस समस्या का हल निकालना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ ये आकलन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने सारे प्रश्न अच्छे से समझ लिए। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद एंड बाय।